EM वेव, इसमें आप देखिए कि एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग है जो पिछले टर्न के चर्चा में नहीं आया है, और वो पॉइंट है एक रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ई नॉट। अब ये इंटेंसिटी यदि कहीं पर दिया गया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड होगा लाइट का ई नॉट, उनमें क्या रिलेशन होगा। तो इंटेंसिटी को कैसे देखते हैं, तो इंटेंसिटी आप लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही तो लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ध्यान से देखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर जो होता है ये क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी। और यदि किसी लाइट को आप जाते देख रहे हो तो लाइट के आपने एक क्रॉस सेक्शन दिया ए बीम का, और डेल्टा टी टाइम में ये कितना लेंथ कवर करता होगा, तो डेल्टा टी टाइम में जो ये लेंथ कवर करता होगा, ये लेंथ मैंने देखा सी डेल्टा टी। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आप यदि देखें तो इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी डेल्टा टी इंटू ए। तो ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी। और उसको डिवाइड कर देते हैं आप टाइम डेल्टा टी और एरिया ए से, कैंसिल वैंसिल होके क्या आ गया, इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और इंटेंसिटी इक्वल्स टू हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ये बराबर होता है हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट के, और हाफ जब यूज करते हो तो वो टोटल एनर्जी डेंसिटी होता है, 1/4 जब यूज करते हो तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी होता है। तो हम ये इंटेंसिटी लिख किसका रहे हैं, लाइट का टोटल इंटेंसिटी। लाइट का टोटल इंटेंसिटी का मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय टाइम इंटू एरिया। तो उससे हमें पता चल गया इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कहीं दिया जाए, इंटेंसिटी का यूनिट देख रहे हैं आप, एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय टाइम हो गया वाट, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का जो यूनिट आता है वाट पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी का, इंटेंसिटी का। और ये किसके बराबर आप लिख ले रहे होते हैं, ये लिख रहे होते हैं एनर्जी डेंसिटी इंटू सी के बराबर। तो पिछला जो आपके ईएम वेव वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट है उसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, और एक में मैंने ये हिंट नीचे लिख दिया है कि फॉर्मूला क्या यूज करें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। आप बी वाला लिखना चाहें वो भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे कई क्वेश्चन आईआईटी भी पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। एक पॉइंट ये था। क्या मैं आगे कुछ बढ़ूं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट एक टर्म चर्चा में आता है, उसे देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट।
अब डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट को देखते हैं कि whenever electric field is varying in space, a current exists due to this electric field variation in this space. This electric current is called displacement current, ID. ड्रिफ्ट करंट मत समझ लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट ID. आपने डिस्प्लेसमेंट करंट को देखा स्पेस में प्रेजेंट होते जहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. देयर इज नो नीड presence of material, presence of free electron to create this displacement current. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ मिलता है? स्पेस, जहां भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे. अब इसका वैल्यू क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से रिलेटेड होगा, ये तो पता है आपको. यहां कैपेसिटर देखिए और आप इसको चार्ज करने की सोच रहे हैं. यदि आप इसको चार्ज करने की सोच रहे हैं तो याद करो, T0 पे स्विच बंद करते हो, ये प्लस Q, ये माइनस Q और Q दिया जाता है एट T. Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC, या Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC. अब मुझे ये बताइए, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा या नहीं बनेगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का क्या था फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करते थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सुपरपोजिशन से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसे लिख देते थे Q बाय A एप्सिलॉन नॉट. Q बाय A एप्सिलॉन नॉट. अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ लूप रूल आप अप्लाई करते थे या नहीं करते थे? तो लूप रूल तो तब अप्लाई करते हैं ना जब कंटिन्यूअस करंट हो. लेकिन बीच में तो यहाँ गैप में ये तो फ्री स्पेस दिख रहा है मुझे. यदि फ्री स्पेस है तो वहां यदि कोई करंट नहीं होता तो फिर ये लूप रूल आप अप्लाई कैसे करते हैं? इवन एसी वाले सर्किट में भी लूप रूल कैसे आप अप्लाई कर देते हैं यदि कैपेसिटर है? और डीसी में भी कैसे कर देते हैं? नहीं करना चाहिए. लूप रूल के लिए तो कंटिन्यूटी में करंट का होना जरूरी है. तो इसका मतलब है कि यहाँ जो करंट आप देख रहे हैं जिसे आप कंडक्शन करंट कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेरिंग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके कारण यहाँ एक और करंट बनेगा स्पेस में जिसे कहेंगे आई डिस्प्लेसमेंट. और लूप रूल अप्लाई इसलिए कर पाते हो क्योंकि यहाँ कंप्लीट है लूप में करंट, क्योंकि देखा ये गया है
कि ये जो कंडक्शन करंट होता है इस केस में ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के। डिस्प्लेसमेंट करंट के। अब यहां गौर करिए, आई कंडक्शन, आई डिस्प्लेसमेंट। आई कंडक्शन ये हमेशा वैलिड है। ये जो फ्री स्पेस में आप देख रहे हैं वहां भी एक करंट है। सर आप कह दोगे और मैं मान लूंगा, इतना तो आप मत मानो आज्ञाकारी। मैं आईआईटी का बच्चा हूं, अकल कोई ऐसा लगाऊंगा जो मुझे लगे कि ये अप्रोप्रिएट है, तभी मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, अदरवाइज तो मैं सोचता ही नहीं एक्सेप्ट कर। तो ये होना भी चाहिए, जरूरी है। एक काम करो, मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ वैल्यू लिख रहा हूं पिछले पेज पे। आई डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक बाय dt, क्योंकि फाई मैग्नेटिक भी होता है, डी फाई इलेक्ट्रिक बाय dt। अब यदि किसी स्पेस में आप डिस्प्लेसमेंट करंट देखना चाहते हैं किसी स्पेस में, तो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा क्योंकि फील्ड वेरी कर रहा है, तो उस स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। और उसका वैल्यू कैसे दिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, ऐसे ये डिफाइंड है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइंड है। आई डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक बाय dt। अब एक तो मैंने आपसे ये कह दिया और दूसरा मैंने कह दिया कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होगा, तो आपके मन में ऑब्वियस है, अभी भी ये क्वेरी है, सर क्यों मैं मान लूं कि बराबर होगा, क्योंकि लॉजिक तो मैंने कोई बहुत अच्छा भी दिया नहीं, मैंने बस कह दिया। एक बार चेक भी कर लेते हैं बराबर है या नहीं। यदि आप इस वाले क्वेश्चन में देखें, आई कंडक्शन कितना लिखने वाले हो गए आप, आई कंडक्शन का मतलब होगा dq बाई dt, और आई डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होने वाला है, डी फाई बाई dt इंटू एप्सिलॉन नॉट। और डी फाई कहां से आएगा, डी फाई आता डी ई इंटू ए बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ई कहां से आता, ई कहां से आता, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ए और ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये किसके बराबर आ गया, dq बाई dt। और dq बाई dt को क्या कह रहे थे, कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एक जैसा रहेगा। तो सर आप अभी तक क्या बता रहे हो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने ये कहा कि कैपेसिटर है, लूप रूल कैसे आप लगा रहे हो, क्योंकि करंट तो कंटिन्यूटी में नहीं दिख रहा। फिर मैंने आपको कहा वो लूप रूल इसलिए वैलिड हो रहा है क्योंकि वो स्पेस में भी एक करंट है जिसका नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट, और उतना ही है जितना हम कह रहे हैं कि कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला दे दिया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और शर्तियां घर जाते जाते भूल जाओगे, एग्जाम में याद रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर कोई रास्ता तो हो कि मैं वहां तक पहुंच सकूं, भूल गया उसके बावजूद भी।
तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, फॉर्मूला आपके पास नहीं है। आपने क्या किया, आई कंडक्शन से कहानी शुरू की, आई डिस्प्लेसमेंट बराबर आई कंडक्शन, और सोच लिया कैपेसिटर। कैपेसिटर कहते ही आपके आ गया Q इक्वल्स टू CV, आपके ये भी आ गया Q इक्वल्स टू CV के बदले E इंटू D। आप कंडक्शन करंट क्या लिखते, dQ बाई dt। ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर का C और प्लेट के बीच का D ये तो कांस्टेंट है, तो D ऑपरेटर किस पे ऑपरेट होगा, d बाई dt। C के बदले क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू D इंटू D बाई dt। D भी चला गया, C एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और याद करो, आई डिस्प्लेसमेंट हमें किसके बराबर दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट DEA बाई dt, एप्सिलॉन नॉट d5 बाई dt। सर ये क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, देखो हमें तो याद नहीं है ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे लिखते हैं, तो मैंने याद रखने के लिए सोचा कि इसे 100 बार लिखूंगा, तो मैंने सोचा नहीं 100 बार नहीं लिखूंगा, ये आइडिया यूज कर लूंगा कि आई डिस्प्लेसमेंट आई कंडक्शन dq बाई dt, q dcv बाई dt, c एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और v के बदले e इंटू d, d कट गया, de बाई dt, एप्सिलॉन नॉट a को ले जाओ e के साथ, d5 बाई dt इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू d5 e बाई dt। फाई e क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि फ्लक्स तो आप दो पढ़ चुके ना, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक। कौन सा फ्लक्स, तो क्लियर तो करोगे ना, कौन सा, इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से यहां हम आता देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होगा, हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होगा। और सर डायरेक्शन कैसी होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप कैपेसिटर के होने के बावजूद भी करंट को मौजूद देख रहे हैं। आप यदि एक कैपेसिटर देखते हैं और यहां पर T0 पे इसे आपने देखा कि बंद किया गया, और यहां पर करंट आ रहा है जिसे कंडक्शन करंट कहते हो, और यहां पर आपने एक लूप चुना, और वो लूप जो चुना ना, उस लूप के लिए ये जो आपने कहा, इस लूप को आपने कह दिया एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, क्या नाम दिया इस लूप का, एम्पीरियन लूप। B डॉट DL किसके बराबर हो जाता, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, आई कंडक्शन। अब आपने यहां आई तो देखा, लेकिन यदि यहां पर लूप आप ऐसे ले लेते, जिसका बर्तन ऐसा हो जाता, या लूप जो होता है उसमें लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ जाना चाहिए करंट, तब कंसीडर करते हो ना, तो यहां तो आपने आते तो देखा, यदि उसी में अब निकलने वाले करंट की बात करोगे तो निकलने वाला करंट तो यहाँ मौजूद दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल कंडक्शन करंट दिख रहा है।
तो आप यदि दूसरी तरफ जाता हुआ आप देखना चाहते हो करंट को, तो दूसरी तरफ जाता हुआ करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो उधर से भी इसको सोचा जा सकता है। B डॉट DL म्यू नॉट I डिस्प्लेसमेंट। और ये एम्पीरियन लूप वाला ये आइडिया वैलिड तभी कहलाएगा जब IC और ID एक जैसे हो। इसके कहने के और बेहतर रास्ते हो सकते हैं, मैंने एक कोशिश किया कि ऐसे आपको एम्पीरियन लूप लेके भी थोड़ा सा फील करवाऊं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट वहां चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट करंट वहां चाहिए मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप नहीं दिखता? क्लोज्ड लूप बनाते हुए। तो यहां जो कैपेसिटर के बीच आप डिस्प्लेसमेंट करंट देखेंगे, तो इसका मतलब है उस कैपेसिटर के बीच स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता होगा। क्यों बनेगा सर? अरे यार करंट आ गया, करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड तो होना चाहिए। सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप। फिर से देखो, ये कैपेसिटर यहां आपने देख लिया एक वेरिएशन होने के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट, और जब आपने यहां देख लिया डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये तो पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ना, पूरे एरिया के लिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तरह यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट दिखेगा पूरा। आपसे कोई ये कहता है कि ये जो प्लेट है ना, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर का, वो 3D में चेक करो, 3D में चेक करो, ऐसे डिस्क और ऐसे डिस्क, ये कैपिटल R रेडियस, और ये डिस्क जो प्लेट हैं दोनों कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर के प्लेट के सेंट्रल एक्सिस के स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो वहां क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप ले लेंगे और राइट हैंड से कर्ल करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट को, और ये बन जाएगा बी का वैल्यू। बी का वैल्यू लपेटा गया स्ट्रेट वायर पे वैसे सर्कुलर, और वो लिखते कैसे? तो B डॉट DL म्यू नॉट I इनसाइड, B इंटू DL हो गया B इंटू 2πr, और I इनसाइड कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना, I डिस्प्लेसमेंट बाय पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये तो हो गया करंट पर यूनिट एरिया, इंटू कौन सा? स्मॉल r पाई R स्क्वायर। तो B इंटू 2πr किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट I डिस्प्लेसमेंट पाई पाई कैंसिल आउट R स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना हो गया? एक R लेफ्ट और राइट साइड से कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट बाय 2π I डिस्प्लेसमेंट बाय R स्क्वायर इंटू R, म्यू नॉट बाय 2π I डिस्प्लेसमेंट बाय R स्क्वायर इंटू R। तो आपका विजन इंप्रूव करना है आपको कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, तो अपने आप एक साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो अपने आप साथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो स्पेस में जो लाइट प्रोपगेट करता है, तो लाइट कैसे प्रोपगेट कर रहा है? तो लाइट तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और वो एक दूसरे को जनरेट करते हुए मीडियम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर से मैं बोलता हूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इस तरह ये बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट को देखा आपने और डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को देखा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से और इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से जब डिस्प्लेसमेंट करंट आया तो डिस्प्लेसमेंट करंट ने जनरेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। जबकि कुछ मोमेंट पहले तक हमें लगता कि यहाँ सर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कैपेसिटर के बीच में तो स्पेस में ना तो करंट है ना ही मैग्नेटिक फील्ड है। आज देखो यहाँ दोनों है, जो प्लेट है उसके बीच में खास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन के कारण मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां भी कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट यदि है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? और इससे पहले आप एडी करंट के टाइम पे सुन चुके हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो कहां जनरेट होता था? जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता था स्पेस में तो तब जनरेट हो जाता था नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बदल करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये एक दूसरे के पूरक की तरह आप देख सकते हो कि एक बदल के दूसरे को जनरेट करेगा, दूसरा बदल के पहले को जनरेट करेगा। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया कैपेसिटर के चार्जिंग में चार्ज बदल रहा है तो उसके कारण प्लेट के बीच जो फ्री स्पेस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, इस कारण वहां से एक करंट मौजूद है, उस करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एक स्टार्टिंग पॉइंट जो यहां है उन्हें और देखो। स्टेशनरी चार्ज generates electric field only. Moving charge current, moving charge तो हो गया करंट, generates electric and magnetic field both. Accelerating charge generates EM waves. फिर से देखिएगा, स्टेशनरी चार्ज जो है ये जनरेट कर रहा है स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। Oscillating charge is used in dipole antenna to generate EM wave signal.
oscillating charge is used in dipole antenna to generate EM wave signals. Maximum intensity of transmitted wave, maximum intensity of transmitted signal from this antenna is present in perpendicular direction of oscillation of charge. Perpendicular direction of oscillation of charge. आप यदि किसी एंटीना की बात करते हैं तो मान लो एक डाइपोल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। सर कैसे फील करोगे डाइपोल को ऑसिलेट करता? एक काम करो ना, स्प्रिंग से दो ब्लॉक अटैच किया और इन दोनों ब्लॉक पे फिक्स कर दिया प्लस क्यू माइनस क्यू और इनको दबाया और छोड़ दिया, दोनों तरफ से एफ फोर्स लगाया, जितना कंप्रेस होना था हुआ और छोड़ दिया, तो ऑसिलेट करने लगेगा या नहीं? तो ऑसिलेट करने लगेगा तो इससे ईएम वेव जनरेट होगा। तो ईएम वेव का इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगा ट्रांसमिशन का वो इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा, ऑसिलेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। और यदि इस डायरेक्शन में हम इंटेंसिटी देखेंगे तो जीरो। लाइन ऑफ ऑसिलेशन पे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी देखेंगे वेव का तो जीरो। इस पे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपके शहर में रेडियो स्टेशन एफएम आपके घर के पड़ोस में है, उसका एंटीना लगा हुआ है इस तरह से, एक एंटीना आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल एंटीना, ये वर्टिकल एंटीना है। तो इसमें जो डाइपोल होंगे, ये डाइपोल जो दिख रहा है इसका ऑसिलेशन चेक करो, क्या ऑसिलेशन दिखा? तो इसका जो ईएम वेव होगा उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो इस लाइन पे होगा। यदि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देख रहे हो वेव को जाते, तो ये जो आई डैश होगा इट इज लेस देन आई मैक्सिमम। यदि इस लाइन पे जाते हो वेव को देखने के लिए इस लाइन पे आ गए, आई डबल डैश जो होगा वो लेस देन होगा आई मैक्स। और यदि एकदम इस लाइन पे चले आए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो जाएगा इस लाइन पे वो जीरो। इस लाइन पे जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये पैरेलल हो गया। तो जैसे जैसे आप ऑसिलेशन के लाइन की तरफ आएंगे इंटेंसिटी उसकी क्या होती जाएगी, ट्रांसमिटेड वेव की कम।
आप क्या करते हो, रेडियो उठा के ले आते हो इसी एंटीना के नीचे। क्या लगता है, ये जो एफएम रेडियो चैनल है उसका बहुत अच्छा सिग्नल मिलेगा इस रेडियो को, और इस रेडियो में बड़ा शानदार गाने की आवाज मिलेगी हमें। क्या दिक्कत आई? तो एंटीना के लाइन के नीचे है, तो इससे नहीं कोई आएगा रेडिएशन इस रेडियो तक। रेडियो इस स्टेशन को पहचान ही नहीं पाएगी, इनकार कर देगा, पहचान सुना ही नहीं पाएगा उस स्टेशन का कोई गाना। और उसके पीछे क्या कारण बना? एंटीना के लाइन ऑफ ऑसिलेशन जो है पार्टिकल का, उसी लाइन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती, उस लाइन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। उस लाइन के डायरेक्शन में इंटेंसिटी क्या हो जाता है? 0। यदि आपने देखा कि एंटीना ऐसे आपके घर में लगा हुआ है, और एंटीना ऐसे लगा हुआ है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं कुछ। आप मुझे बताइए किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जाने वाली है? ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। और यदि मैं किसी एंगल पे आता हूं, तो यदि किसी एंगल पे आता हूं तो वही कम होता चला जाएगा। आप बताइए यहां पर किसमें ज्यादा मिलने वाला है इंटेंसिटी? आई मैक्स, आई डैश, आई डबल डैश, आई डबल डैश, आई डैश, आई मैक्स। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका होगा? हाँ, और उससे कम, उससे कम। और यदि यहाँ पर आई ट्रिपल डैश होता तो 0। तो मतलब आप इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये एंटीना हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल एंटीना। और यहाँ क्या रिलेशन लिख लेंगे? आई मैक्स सबसे ज्यादा, फिर आई डैश, उससे भी कम आई डबल डैश, उससे भी कम आई डैश, ट्रिपल डैश। और आई ट्रिपल डैश वाला क्या हो गया है? आई ट्रिपल डैश वाला हो गया 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि वो एंटीना के लाइन पे है। तो एंटीना का आइडिया आपको मिल गया। अब यहां तक जब आप आ गए, एंटीना का आइडिया आप कलेक्ट कर चुके, तो एक टर्म अब आप समझ सकते हैं और थोड़ा बेहतर। तो मैं एक बार फिर पिक कर रहा हूं, ब्रिस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। सर आप फिर इसे क्यों पिक कर लेते हो? अरे रुक जाओ यार, कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हो जो आपको पसंद आए, मेरे भी पसंद आए। हमने क्या देखा, एक रेज आई अनपोलराइज। तो अनपोलराइज में ऑसिलेशन याद करो तो कैसे देते थे? यही देते थे ना। मटेरियल के मॉलिक्यूल पे पहुंचो, और मटेरियल के जिस मॉलिक्यूल पे ये रेज पहुंची है उस मॉलिक्यूल को देखो। मॉलिक्यूल में क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है? मॉलिक्यूल में पता है जितना या एटम में जितना प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे, मतलब वहां डाइपोल है। तो जब लाइट रे वहां आई, तो लाइट रे के आने से वहां जो डाइपोल है वो डाइपोल ऑसिलेट करेगा, और डाइपोल ऑसिलेट करेगा मतलब कि वहां वो एंटीना बन गया। और एंटीना बन गया तो वहां से फिर से
सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ईएम वेव निकलेगा। तो यहां पर ऑसिलेशन कौन कौन से दिख रहे हैं? एक ये और एक अप एंड डाउन। और ये मैंने 90 डिग्री देखा ना, तो यदि रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पे है ना, यदि ऐसा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो यहां जो ऑसिलेशन होगा और यहां जो ऑसिलेशन इस लाइन पे दिख रहा है, उसमें केवल ये वाला बचेगा, टॉप वाला ऑसिलेशन बचता है, और ये जो प्लेन में ऑसिलेशन है वो गायब हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो हो जाता है, पोलराइज्ड लाइट हो जाता है। और ये जो दूसरा आया हुआ है, ये पोलराइज्ड नहीं रहता, या तो पार्शियली पोलराइज्ड कहते हैं या अनपोलराइज्ड कह देते हैं। यहाँ दोनों ऑसिलेशन रह जाता है थोड़ा थोड़ा। तो जब कभी आप थीटा एंगल पे इंसिडेंट देखें और हम पोलराइज्ड लाइट आता देखें रिफ्लेक्ट होकर के, तो वो कब होगा? जब एंगल रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का 90 डिग्री हो। और इस जगह हम लोगों ने देखा था tan थीटा पी किसके बराबर था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के, जिसे कह देते थे आप ब्रूस्टर्स लॉ। यदि ये पहले भी आप लिख चुके हैं, एक बार अभी आपने और लिख लिया, क्या इसको डिराइव कर लूं? तो आप यहां इस पॉइंट पे गौर करिए, एक छोटा सा कंसेप्ट, ये आफ्टरनून या मिड डे की कहानी है। मिड डे, यहां पर सूरज भगवान चमकते देखो, सन से रेज आ रही है, और सन से रेज आ रही है वर्टिकल डाउन, और एक इंसान, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। यहां एक ऑब्जर्वर यदि है वो तो ग्राउंड पे, ग्राउंड यदि है तो यहाँ एटम जरूर होगा किसी गैस का, और एटम पे पहुंचा कौन ये बताना एक बार? ईएम वेव। लाइट यदि आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? ईएम वेव। और ईएम वेव कह करके और सोचो क्या आया? यहाँ ऑसिलेशन शुरू हो गया मॉलिक्यूलों का, एटमॉस्फेयर में आते ही किसी खास मॉलिक्यूल का। और एक उसमें ऑलरेडी एक ये था, एक ये था, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि जो लाइट रे अनपोलराइज्ड को हम शो करते हैं तो दो तरह का ऑसिलेशन दिखा देते हैं, एक अप एंड डाउन स्क्रीन के और एक स्क्रीन के पैरेलल। तो जब वो एटम के पास पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करो। तो मुझे ये बताओ, एटम खुद डाइपोल है, खुद उस डाइपोल में ऑसिलेशन शुरू हुआ, और यदि ऐसा हुआ तो वो वहां एक नया सोर्स बन गया ईएम वेव ट्रांसमिट करने वाला, और एक नया सोर्स बन गया ईएम वेव ट्रांसमिट करने वाला, तो इस लाइन पे भी रेज जाएगी, इस लाइन पे भी जाएगी, इस लाइन पे भी जाएगी, इस लाइन पे भी जाएगी, हर एक लाइन पे वेव यहां से जाएगी। सर आपको कैसे पता चला कि इस एटम पे आने वाला जो रेज होगा
ये जो एटम है, इस एटम पे आने वाला जो रेज होगा वो हर एक डायरेक्शन में कैसे चली जाएगी, इस पे थोड़ा अकल लगा के बताओ। अरे राम, यदि आप कह देते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा था जिस पॉइंट में आपने देखे ऐसे आते, तो वो जो एटम अभी आपने देखा ना, वो एटम किस तरह में बदल गया, एटम बदल गया है एंटीना में। और वो जो एंटीना है उसके डाइपोल ऑसिलेशन शुरू करते हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टल रे यहां से जा रही है, जो ये हॉरिजॉन्टल रे यहां से जा रही है, उस हॉरिजॉन्टल रे का क्या होने वाला होगा, ये सोचो और बताओ। तो ये हॉरिजॉन्टल रे जो जा रही है उसमें क्या है कि केवल और केवल हॉरिजॉन्टल रे के जाने पर केवल और केवल उसमें ये अप एंड डाउन वाला मौजूद है ऑसिलेशन, लाइन के पैरेलल वाला ऑसिलेशन मिसिंग होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रे होता है, ये जो आप हॉरिजॉन्टल रे देख रहे होते हो, ये पोलराइज्ड कह देते हैं, पोलराइज्ड हॉरिजॉन्टल रे। और ऐसा क्यों हुआ सोच के देखो, वहां दो तरह के ऑसिलेशन थे, एक अप एंड डाउन और एक लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट वाले लाइन के अलोंग जो जाएगा वेव, उसमें लेफ्ट एंड राइट वाले के कारण तो आएगा नहीं ट्रांसमिटेड वेव, वो किसके कारण आएगा, अप एंड डाउन वाले के कारण आएगा। अप एंड डाउन वाले के ही कारण केवल आ रहा है, मतलब वो पोलराइज्ड है। तो कहा जाता है कि दोपहर के टाइम पर यदि सनरेज वर्टिकल डाउन आते हो और मैं सामने नजर करके लाइट रे को फील करूं, तो सनरेज तो वर्टिकल डाउन जा रही है, लेकिन फिर भी आंखों में जो एक फील आता है, रोशनी है, वो जो लाइट आपके आंखों तक पहुंची है, दैट इज पोलराइज्ड लाइट। और किसी एंगल पे यदि जो लाइट जा रही है वो पोलराइज्ड नहीं होगा, उनमें ऑसिलेशन दोनों तरह के मौजूद होंगे। पोलराइज्ड के लिए एक खास कंडीशन अभी हमने देखा, कब, तो जो लाइट रे आ रही है, उस लाइट रे ने एक एटम को क्या किया, उसके एटम को उसके डाइपोल बांध करके वहां ऑसिलेशन किया, तो एक एंटीना बन गया। और एंटीना बन गया तो जिस लाइन पे ऑसिलेशन है, उस लाइन पे उस लाइन के ऑसिलेशन वाले फील्ड के कारण सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशन है उसके कारण मैक्सिमम जाएगा ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो जो हॉरिजॉन्टल रे आंखों में आएगी वो पोलराइज्ड होगा। अब इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी, तो दोपहर के टाइम पे हॉरिजॉन्टल हम देखें तो हमारे आंखों में सन रे जो आएगी वो पोलराइज्ड, दोपहर में हॉरिजॉन्टल देखें, सर रेज तो ऊपर से आ रही है, अरे मत देखो ऊपर यार, उसमें तो सारे तरह के ऑसिलेशन। हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो उसमें एक मिसिंग, तो वो पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, आप क्या डायग्राम में बदलूं? आप मुझे ये बताइए कि जैसे दोपहर हुआ वैसे रात भी होगी, शाम भी होगा। तो शाम के टाइम पे सूरज भगवान कहाँ, शाम के टाइम पे at the time of at evening time, evening sunset time, इवनिंग सनसेट टाइम पे देखो, ये लाइट रे आई और ये एटम है, और लाइट रे जो आ रही है उसमें ऑसिलेशन है हर एक तरह के। जब वो एटम में पहुंचा तो एटम भी वहां क्या करने वाला है, दो तरह के ऑसिलेशन वहां शुरू हुआ, और ये एटम बदल गया एंटीना में। एक एंटीना स्क्रीन पे अप एंड डाउन है और एक एंटीना स्क्रीन से आउटवर्ड इनवर्ड। तो अप एंड डाउन वाले लाइन पे जब हम देखेंगे, अप एंड डाउन वाले लाइन पे हम देखेंगे, तो अप एंड डाउन वाले लाइन पे कौन मिसिंग होगा,
along the line वाला वेव नहीं आएगा, वहां केवल along the line वाले ऑसिलेशन का ट्रांसमिशन नहीं आएगा, वहां केवल कौन आएगा, ये डॉट वाला ट्रांसमिशन आएगा, और वो मैक्सिमम आएगा क्योंकि डॉट का जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर ये लाइन। और ये जो होता है यहाँ पर, यदि कोई जमीन पे लेट जाए और अब आसमान की तरफ आंखें करके देखे, आसमान की तरफ आंखें करके देखे, तो ये जो इंटेंसिटी आएगा मैक्सिमम, और ये क्या कहलाएगा, पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट कह देते हैं। तो शाम के टाइम में जो इंसान लेटा हुआ होगा जमीन पर, उसके आंखों में जो रेज आ रही है, उसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं पोलराइज्ड लाइट। दोपहर के टाइम पे क्या कहानी था, हॉरिजॉन्टल यदि हम देखें तब जो रेज आंखों में आएगी वो पोलराइज्ड। और शाम के टाइम पे क्या है, आप वर्टिकल आसमान में देखो, वो भी जमीन पे लेट के, तो जो रेज आपके आंखों में पहुंच रही होगी वो होगा पोलराइज्ड। सर एटम को एक बार आप एंटीना बना देते हो, भाई मुझे तब ये विजुअलाइज हो जाता है कि ये कहानी बनी, एंटीना बना के आप ये देख लो, लेकिन मैंने इस पे कोई बहुत रिसर्च नहीं किया है। एंटीना एक ऐसा टॉपिक है जिसपे समझो कि दिन रात रिसर्च चल रहा है। सोचो ना, पहले टीवी लगाते थे तो छत पे बड़े बड़े डंडे, उस पे जाके एंटीना, बाद में होते होते वो एंटीना तो गायब ही हो गया। मोबाइल देखते होगे पुराने जमाने का, उसमें एंटीना, बाद में देख देते वो गायब हो गया। पहले कार लेते थे आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले, उसमें एंटीना, देखते देखते वो गायब हो गया। तो एंटीना का इतना मतलब रिसर्च हुआ, वो छोटे होते गए, छोटे होते गए वो। अब तो यहाँ मैं आपको छोटे क्या, एक एटम को दिखा रहा हूँ एंटीना, देख लो ना यार, ये एटम भी तो एंटीना बन जाता है। क्यों बन जाता है एंटीना? आप सोचो कि किसी एटम पे लाइट आती है तो वो बिखर कैसे जा रही होगी। तो बिखेरने का काम का मतलब लाइट है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बनाना, तो उसके कारण एटम एक एंटीना बन गया, एक सोर्स ऑफ नया लाइट बन गया, और वो फिर सारे डायरेक्शन में बिखेर देगा। किसी डायरेक्शन में किसी का ज्यादा इंटेंसिटी, किसी डायरेक्शन में किसी और का ज्यादा इंटेंसिटी, वो स्कैटरिंग वर्ड वहां चला आएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं ये एंटीना वाला आइडिया यदि हम देखें तो उससे भी एक्सप्लेन थोड़ा सा फील आता है। तो ये वर्टिकली आने वाला इवनिंग टाइम पे लाइट, ये जमीन पे जो पहुंचा, दैट इज पोलराइज्ड लाइट। और यदि हॉरिजॉन्टल हम देखते हैं दोपहर में, तो वो है पोलराइज्ड लाइट। बाकी किसी लाइट किसी डायरेक्शन में रेज जाएगी तो उसको पोलराइज्ड नहीं कहा जाएगा, उसको पोलराइज्ड नहीं कहा जाएगा। कभी कभी पार्शियली पोलराइज्ड टर्म कहीं कहीं दिख जाता है, लेकिन चलो यार, मैंने पोलराइज्ड किसको कहा वो देख लो केवल, जरूर। एक छोटा सा पॉइंट और आ रहा है, जिसे यहां मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, और वो पॉइंट है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। अब ऐसा करो, इमेजिन करो यहां 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जिसका नाम रख दिया ए एंड बी, और आपने उसको यहां से ऑब्जर्व किया, यहां है, ये हमने कहा आई। तो ये आपको 2 अलग अलग पॉइंट में भी दिख रहा हो, में भी दिख रहा हो। एक काम करिए, थोड़ा और दूर आइए, तो हो सकता है अभी भी 2 पॉइंट दिख रहा हो। और दूर आइए,
तो क्या लगता है कितना भी दूर जाएंगे तो क्या 2 ही पॉइंट दिखेगा? यदि बहुत दूर चले गए तो क्या दिखने लगेगा? तो वो मिनिमम एंगल, जब ये 2 पॉइंट आपके आंखों पर बनाए और हमें ये अलग अलग फील आए, तो उन्हें हम कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये थीटा मिनिमम, जो होता है 1 मिनट, 1 मिनट, जो हो जाता है 1 डिग्री बाय 60, 1 डिग्री बाय 60। एक बच्चा हमसे पूछता है कि सर ये तो मिनट तो टाइम में यूज करते हो, ये एंगल में कहां से उठा के ले आए? तो डिग्री से छोटा जो है ना एंगल, तो वो 60 पार्ट में बांट के एक को 1 मिनट कहते हो, और 1 मिनट को भी यदि 60 पार्ट में बांट दो तो 1 सेकेंड कहते हो। सर हम क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट में बांटा तो 1 मिनट हो गया, और कंफ्यूजन होगा तो एनसीईआरटी ने इसको आर्क मिनट कहा है। इंसान आलसी होता है, दोबारा कहीं लिखा मैंने देखा नहीं इतना, लेकिन एक बच्चा पीछे पड़ गया, सर अंतर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो फिर मैंने एनसीईआरटी में कहा कि यार देख लो यार, तो वहां आर्क मिनट है, लेकिन जनरल जो डे टू डे लाइफ में यूज है मिनट। कॉन्टेक्स्ट से अंतर कर लो कि ये एंगल वाला मिनट, और 1 मिनट, और इसका सिंबल ये यूज कर देते हैं 1 डैश, और 1 मिनट को यदि 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब 1 मिनट को यदि मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है 1 आर्क सेकेंड, या 1 सेकेंड, या इसे एक पे 2 डैश दे देते। तो ये कन्वेंशन है, या ये कन्वेंशन नहीं कहना है तो डिफिनीशन है। इन्हें फॉलो करिए कि ये मिनट का क्या चक्कर है, और ये एक फैक्ट है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितना है? 1 मिनट है। नॉर्मल यदि आई है हमारी, तो 2 पॉइंट को हम अलग तब देख पाएंगे जब वो कितना एंगल बनाए हमारे आंखों पे? 1 मिनट से बड़ा, कम से कम 1 मिनट बनाए। तो 1 मिनट जो है ये है मिनिमम एंगल, जो चाहिए ही चाहिए, तो थीटा मिन इसीलिए लिखा है, ये कर दो मिनिमम, जिससे कंफ्यूजन ना हो। इससे यदि बड़ा है तो हमें दिखेगा ही ऑब्जेक्ट, ठीक है? सोचो आप एरोप्लेन से टेक ऑफ करते हो यहाँ दिल्ली वाले एयरपोर्ट से, तो गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग एक हाइट पे आप आ जाओगे तो वो तो पता चला कि वो डब्बे जैसे दिखने लगी, थोड़ा और हाइट आ गया तो फिर तो लगेगा दिख भी नहीं रहा। इसका मतलब है आंखों पे जो वो एंगल बना रहा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आंखों पे बनने वाला एंगल छोटा, यदि बहुत छोटा, यदि 1 मिनट से छोटा हो गया तो दिखना ही बन, 1 मिनट तक तो अंतर कर पाएंगे, ठीक। अब एक टर्म आ जाता है लिमिट ऑफ resolution of objective lens of telescope, limit of resolution of objective lens of telescope। अब इसका क्या कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ऑब्जेक्ट 2f पे है, तो इमेज कहां बनता है? 2f पे।
और ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे, एफ पे। और यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे कुछ ऊपर हो, ओ डबल डैश, उसका इमेज कहां बनेगा? फोकल प्लेन में। याद आया कहां बनेगा? फोकल प्लेन में, कुछ नीचे। ये आई डबल डैश, यहाँ आई डैश। तो ये तो कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, मैंने तो केवल आपको ये समझाने की कोशिश की अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगा। कोई बड़ा यहाँ कहीं आइडिया नहीं छुपा हुआ है। इनफाइनाइट वाला है यदि एक्सिस पे, तो एक्सिस पे ही बना, और प्रिंसिपल एक्सिस के इधर उधर होगा तो फोकस फोकल प्लेन में बनेगा, फोकस से जाने वाले प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पे। याद करिए कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ हुआ करता था। क्या था? डिफ्रैक्शन पैटर्न था कि आप यदि लाइट रे को आता देखते थे तो किसी ऑब्स्टेकल से आगे बढ़ने पर वो एक पैटर्न बनाता था, ब्राइट डार्क वहां भी बनता था। तो इसका मतलब है कि वो जो इमेज बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का, वो भी ब्राइट डार्क टाइप का उसका कुछ एक सिस्टम बनेगा। तो ये दोनों ओ डबल डैश और ओ डैश अलग अलग हमें विजुअलाइज हो सके, इसके लिए क्या जरूरी है कि आप जो लेंस देख रहे हैं, इस लेंस में जो ये फोकल प्लेन देख रहे हैं, और इसमें मान लो यहाँ एक इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता, यहाँ ऑब्जेक्ट के बदले कहते हैं स्टार वन, तो स्टार वन का यहाँ फोकस पे ही बन जाता इमेज। और ये जो इमेज बनता वो कैसा बनता? ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ये हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न की चर्चा की। इसकी डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ध्यान से सोचिए, यदि दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा स्टार उसके जस्ट बगल में हो, दूसरा स्टार उसके बगल में हो, और उसका जो इमेज बने, उसका जो ब्राइट डार्क बने, वो भी कुछ ऐसा ही ब्राइट डार्क बन जाए, तो क्या आंखों से इसमें अंतर करना पॉसिबल हो पाएगा? क्या आपको पता चल पाएगा कि दो इमेज यहां बन पा रहे हैं? नहीं। तो ये दोनों अलग अलग फील आए, इसके लिए मिनिमम कितना एंगल होना चाहिए? वो जो एंगल होगा ना, थीटा मिनिमम, वो कहलाएगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब उसके लिए ध्यान दीजिए, दोनों के ब्राइट यदि सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं तो वो दो अलग तो फील आएगा ही नहीं। तो दो अलग फील आएगा तो या तो एक के ब्राइट से खूब दूर जाके दूसरा ब्राइट बने, तब तो बड़े आराम से फील आएगा। लेकिन यदि बहुत नजदीक की बात करते हैं तो कम से कम कितना कि पहले का जहां पहला डार्क हो, फिर से बोल रहा हूं, पहले का सेंट्रल ब्राइट का जहां अंत हो, जहां दूसरे का पहले वाले का डार्क शुरू हो, वहां पर दूसरे वाले का यदि ब्राइट आता है तो दो अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ब्राइटों को। तो कम से कम वो एंगल जो हम ढूंढेंगे, वो कम से कम एंगल ढूंढने के लिए मुझे कहां चाहिए दूसरे का ब्राइट? तो दूसरे का ब्राइट यदि ये S2 हम कहते हैं, ब्लैक कर देता हूं, यदि मैं S2 लेता हूं तो जहां दूसरे का, ये जो पहले वाले का क्या हुआ, ये थीटा, और वो थीटा आप लोग याद करिए क्या देखते थे, तो डी साइन थीटा, डी कहते थे ये वाला, तो डी के बदले ए एपर्चर यूज करते हैं, एपर्चर। डी साइन थीटा कहते थे 1 लैम्डा,
फॉर फर्स्ट डार्क, और ये डी थीटा हो जाता था लेमडा, या थीटा हो जाता था लेमडा बाई डी, या यहां क्या कह देंगे, थीटा इक्वल्स टू लेमडा बाई ए। यार स्पेलिंग एक बार देख लेना, रेले क्राइटेरिया करके एक आइडिया है जिसका 12th में कोई यूज नहीं है, केवल बोरो कर लिया है उस आइडिया को, क्राइटेरिया को, कि ये जो थीटा मिनिमम होता है, ये मैथमेटिकल डिटेल एनालिसिस के बाद लेमडा बाई ए नहीं आकर के 1.22 लेमडा बाई ए होता है। लेमडा बाई एक रेले क्राइटेरिया डिटेल नहीं, मैथमेटिकल डिटेल एनालिसिस के बाद ये लेमडा बाई ए नहीं रह जाता, ये आ जाता है 1.22 लेमडा बाई। ये मिनिमम इतना एंगल चाहिए जो इमेज बन रहे हैं, तो उनको अलग अलग ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो सर टेलीस्कोप में तो 2 लेंस था, तो किस लेंस के लिए ये अपर्चर लोगे? भाई सोचो, यदि पहला ही लेंस 2 इमेज नहीं बनाए तो दूसरा लेंस कहां से दिखाएगा तू? तो आप कौन सा लेंगे जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है, ऑब्जेक्टिव उसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर लेकर के ये यूज करते हैं थीटा मिनिमम इक्वल्स टू 1.22 लेमडा बाई ए। सर लेमडा आ गया मतलब अलग अलग कलर के स्टार के लिए अलग अलग, हाँ अलग अलग रेज के लिए अलग अलग ये हो जाएगा वैल्यू। अब मुझे ये बताओ कौन सा टेलीस्कोप अच्छा मानोगे, थीटा मिनिमम जिसका छोटा आए उसे, या थीटा मिनिमम जिसका बड़ा आए उसे? थीटा मिनिमम छोटा आया मतलब बहुत नजदीक वाले 2 स्टार को वो दिखा सकता है, मतलब उसकी रिजॉल्व करने की ताकत बड़ी अच्छी है। तो यहां से एक और टर्म दिमाग में डालो, जो आपका पहला आया टर्म, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, ये आ गया थीटा मिनिमम कितना, 1.22 लेमडा बाई ए। और दूसरा आएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये हो जाएगा 1 बाई थीटा मिनिमम, और ये हो जाता है ए बाई 1.22 लेमडा, ये हो जाता है ए बाई 1.22 लेमडा। अब यहां इसे मैं एक बार और लिख देता हूं, रिजॉल्विंग पावर जो हुआ ये हो जाता है 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और आप रिजॉल्विंग पावर जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ए अपॉन 1.22 लेमडा एपर्चर। अरे कोई भी लेंस आप लोगे ना तो उस एक सर्कुलर वो दिखता है, और उसका जो पूरा स्पेस जिसपे लाइट इंसिडेंट होगा वो सर्कुलर दिखता है, उसका जो डायमीटर होता है उसे एपर्चर कहते हैं। ये एपर्चर अपॉन 1.22 लेमडा। आप कभी देखोगे क्वेश्चन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करेगा और कभी बात करेगा रिजॉल्विंग पावर की, दोनों इनवर्सली रिलेटेड, दोनों इनवर्सली रिलेटेड। यदि आपने ब्लू कलर को यूज किया रेड कलर के बदले, ब्लू कलर के लाइट को यूज किया देखने के लिए रेड कलर के बदले, तो रिजॉल्विंग पावर पे क्या असर पड़ेगा? तो रिजॉल्विंग पावर में देखो लेमडा, ब्लू को यूज करोगे मतलब लेमडा छोटा हो गया, लेमडा छोटा हो गया तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई, लेकिन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो गई क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में। ये बढ़ने घटने पे क्वेश्चन आता है और बच्चे बड़े प्यार से गलत करते हैं। आप भी करें तो कोई नॉर्मल, और समझ में आ जाए सही करें तो मतलब बहुत अच्छी बात।
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा बाय ए, resolving power of telescope 1 by theta minimum a by 1.22 lambda. आपको गॉस लॉ थोड़ा बताइए, मुझे रिकॉल करवाइए, गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ एक बार रिकॉल करवाइए प्लीज। E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E डॉट ds में जो E होता था वो किस चार्ज के कारण, जो गॉसियन सरफेस लेते थे उसके भीतर वाले या बाहर वाले? सारा सर सबको। हाँ, और Q इनसाइड मतलब केवल भीतर वाला जो आप गॉसियन सरफेस लेते। और गॉसियन सरफेस का एक कंडीशन था कि वो डिस्क्रीट चार्ज से नहीं गुजरता था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां से गुजर जाता था। तो आपको सर ये गॉस थ्योरम क्यों याद आ गया आपको? अरे भूल जाता हूं इसलिए याद कर रहा हूं, देखना ना एक नया आइडिया आएगा 2 मिनट के लिए। देखो ई डॉट डी ए किसके बराबर था? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा दूसरा याद करो, क्या आपने सोचो ऐसे ही बी डॉट डी ए मैं कहूं, बी डॉट डी ए कहूं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक के लिए लिखना चाहूं गॉस थ्योरम टाइप, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? तो सोचो क्या मोनोपोल कभी बनता है? क्यू तो पॉजिटिव या नेगेटिव दिख सकता है अलग, लेकिन क्या एक मोनोपोल केवल प्लस एम या केवल माइनस एम, केवल नॉर्थ या केवल साउथ मिलेगा? तो कोई भी क्लोज सरफेस लोगे तो वो नेट क्या आएगा? 0। तो ये बी डॉट डी ए क्या हो जाता है? 0। अब आगे देखिए, आपने एक देखा था ये दोनों गॉस लॉ के भाई हो गए। गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। और ये याद करो फेराडे लॉ था कोई। फेराडे क्या कह रहा था यार, रिकॉल करो थोड़ा सा। डी फाई बाई डी टी क्या कहता था? डी फाई बाई डी टी किसके बराबर होता था? तो ई नॉन कंजर्वेटिव डॉट डी एल, ई नॉन कंजर्वेटिव डॉट डी एल ये किसके बराबर हो जाता था? डी फाई बी बाई डी टी। यही था ना, याद करो मुझे जहां तक याद आ रहा है। और चौथा ये आप देख रहे हैं एम्पियर सर्किटल एक्सटेंशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल क्या कहते थे याद करिए? बी डॉट डी एल क्या लिखते थे? बी डॉट डी एल याद करिए भाई, कुछ तो था, म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड था ना, आई इनसाइड में आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। यहां एक थोड़ा सा सुधार किया है। थोड़ा सा सुधार कौन सा कर दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आपके पास आ गया। यदि डिस्प्लेसमेंट करंट लिखते हैं म्यू नॉट, एक तो हो गया आई कंडक्शन प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। याद आया या नहीं? अभी अभी कंडक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोगों ने लिखा। और ये सारे मिल करके
एक साथ, ये सारे मिल करके एक साथ कहलाते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, मैग्नेटिज्म भी आ गया, ये सारे इक्वेशन मिल करके पूरे सिलेबस को, पूरे जो टॉपिक हैं उनको एक्सप्लेन करने की ताकत रखता है। तो ये मिलता है, ये सारे मिल करके कहलाते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। कौन से हो गए? दो गॉस के हो गए, एक हो गया आपका फैराडे, एक हो गया एम्पियर सर्किटल एक्सटेंडेड, मतलब वहां आपने आईसी के साथ और किसको ले लिया? आईडी को भी। तो ये एक्सटेंडेड एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने कहा, याद रखना आसान है तो ऐसे ही मैंने लिखा, तो नाम के साथ याद रखो। मैं भूलने लगता हूं तो धीरे धीरे याद करता हूं, चलो गॉस पढ़ा पहले, फिर गॉस मैग्नेटिज्म में सोच के देखा, फिर एम्पियर सर्किटल पढ़ा, फैराडे उसके बाद पढ़ा, तो वो सबको इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करके एम्पियर सर्किटल को एक्सटेंड कर दो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया अब हमारे पास है। तो इसके बाद ये सारे मिल करके ये कहला रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। कौन कौन से हो गए? दो गॉस वाले, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक मैग्नेटिज्म। एक हो गया एम्पियर सर्किटल एक्सटेंडेड और एक हो गया फैराडे, और सब मिल करके हो गए मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन? इनका अलग अलग यूज आप ऑलरेडी देख चुके हो, अलग अलग यूज सबका देख चुके हो। ये एम्पियर सर्किटल का एक्सटेंडेड वाला ना, वो जो आपको 2 बार 4 बार मैंने डिराइव करवाया है ना, आई डिस्प्लेसमेंट, वो डायरेक्ट उस पे क्वेश्चन होगा। मैं उसका भी आज प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर कर दूंगा, वैसे आपके एक्सरसाइज शीट में भी है, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी शेयर कर दूंगा, तो देख लेना, वो कॉमन ही है मोस्टली। तो एक ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है, ये दिमाग से कई बार निकलने लगता है, ईएमबी पढ़ाते हुए एक बार इसकी चर्चा जरूरी है। इस पूरे में से एक ही लाइन काम का निकल के आता है जो अलग यहाँ हम देखते हैं, जिसकी मैं चर्चा शुरू में ही कर चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट। बाकी चीजें आप देख चुके हो ऑलरेडी, फैराडे देख चुके हो, गॉस देख चुके हो, एम्पियर सर्किटल देख चुके हो। जो एम्पियर सर्किटल को एक्सटेंड किया हमने, वहां डिस्प्लेसमेंट करंट डाल दिया, वो डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन पूछता है, और उसके पूछने पर हम थोड़े टेंशन में आते हैं, क्योंकि उसको एक दिन सुनते हैं, जैसे आज सुना, इससे ना पहले कभी चर्चा किया, अब टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं, उसमें चर्चा में आएगी, लेकिन बहुत कम चर्चा होता है इस पे, तो इस वजह से इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ ध्यान रखिए इनको। एक फॉर्मूला और मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको लिखवाया किसका है? टेलीस्कोप का। ऐसा तो माइक्रोस्कोप भी होगा, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। यार आप एक बार एनसीईआरटी का फॉर्मूला देख लेना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो रिजॉल्विंग पावर हम लोग लिख रहे होते हैं, ये रिजॉल्विंग, ये एक तो होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में एक डिस्टेंस की चर्चा करते हैं, यहाँ एंगल नहीं करके एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस की चर्चा कर देते हैं, और वो डिस्टेंस डी मिनिमम जो भी है, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और रिजॉल्विंग पावर जो हो जाता है 1/d मिनिमम के बराबर, और उसका वैल्यू लिख देते हैं 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। एनसीईआरटी में इनको एक बार पढ़ लीजिएगा,
समझ में आपके नहीं आएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, तब मैं भी फिर थोड़ा कोशिश करूंगा एक बार समझाने, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल होंगे मेंस में वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे होंगे, डेरिवेशन नहीं चाहिए उसके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा मन करे डेरिवेशन। सर ये लैम्डा तो ठीक है, जो लाइट यूज करूंगा माइक्रोस्कोप से सेल को देखने के लिए। सोचो आप यदि बायो लैब में कभी गए हो तो जिस एलिमेंट को आप रखते हो कभी कभी उसको किसी लिक्विड में डिप कर देते हो या कोई लिक्विड डाल देते हो विजुअलाइज करते वक्त उसकी लिमिट ऑफ या रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए। तो जब आप कोई लिक्विड डालोगे तो वहां म्यू बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा, और म्यू बदल जाएगा तो न्यूमरेटर में म्यू आएगा। म्यू ज्यादा बेहतर है, म्यू यदि ज्यादा बेहतर है, और वैसे भी सोचो ना यार लिक्विड आएगा तो लिक्विड में लैम्डा बदल जाता है ना, लैम्डा बाय म्यू, तो वो म्यू न्यूमरेटर में आ गया है। अब ऐसे याद रख लो, ये जो म्यू रहेगा ना, म्यू ज्यादा है होने पर रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये न्यूमरेटर में है म्यू यार, लैम्डा लैम्डा कम होगी वैसे सोच लो तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया। जो आपका टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है उसमें भी डिनोमिनेटर में है 1.22 लैम्डा, और जो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है उसके भी डिनोमिनेटर में 22 लैम्डा, और ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है एंगल बीटा। ये बीटा क्या है, तो आप जिस एलिमेंट को देख रहे हैं ना किसी सेल को, वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस पर एंगल बनाता होगा, वो एक कोण बनाएगा ना, ऑब्जेक्टिव लेंस पे लाइट आएगी तो उसका सेमी वर्टेक्स एंगल होता है बीटा। अब उस डिटेल को आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां दिख जाएगा। थैंक यू।